तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आरटीआई एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वीडियो और है, वो अंग्रेज़ी भाषा में बनाई गई थी पहले, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा, आप उस पर जा सकते हैं। ये आपको हिंदी में मिलेगी। आगे आगे और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको और हम भारतीय भाषाओं में भी हम इसको बनाएं, तमिल में बनाने की कोशिश करेंगे अभी आगे। और इस वीडियो में आपको पूरी तरह से आरटीआई समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर फिर भी आपका कुछ कहीं पर कुछ रह जाए, कोई डाउट रह जाए या कुछ आपको नहीं समझ में आए, तो आप मेरी फेसबुक आईडी पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसमें ये विषयों की एक सूची बनाई गई है। इसमें ये जो आखिरी के 3 आप बिंदु देख रहे हैं, इससे ऊपर ऊपर तो आपको बताया जाएगा कि आरटीआई एक्ट लगाते कैसे हैं, किस तरह से आप आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये बताया गया है कि अगर आपको आरटीआई में जवाब नहीं आता या फिर आपको सही जवाब नहीं आया जो आपने सवाल पूछे थे, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आती है जिसको हम सूचना का अधिकार कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो उसमें सूचना की परिभाषा क्या है। सबसे पहले सूचना की परिभाषा देखते हैं। सेक्शन 2I ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सेज दैट द रिकॉर्ड इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट एंड फाइल, एनी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे एंड फैसिमल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी कोई भी आपका जो सरकारी कागज़ हो, उसमें फ़ाइल हो, कोई भी किसी भी तरह का आप उसकी कॉपी ले सकते हैं। एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेजेस एम्बॉडेड इन सच माइक्रोफिल्म, एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस। कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी मान लो सीडी है या कोई भी तस्वीर है कहीं पर, तो आप उसकी भी आप कॉपीज़ मांग सकते हैं। दूसरा इसमें आगे आता है कि पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है, जिसे हम सरकारी विभाग कहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक अथॉरिटी, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सेक्शन 2H of right to information says that public authority means any authority or body or institution of self government established or constituted। अब इसमें यहाँ पे पॉइंट्स हैं। ये कह रहे हैं कि कोई भी जो आपके सरकारी विभाग होगा या डिपार्टमेंट होगा, उसकी परिभाषा ये है कि कोई भी वो बॉडी या इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो कि बनाया गया है इन बिंदु में। पहला कहते हैं बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान से जो बनाया गया है, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, CAG हो गया, इस तरह की। दूसरा कह रहे हैं कि बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी संसद में कोई भी कानून से अगर कोई भी संस्था बनाई गई है देश में, वो आरटीआई के तहत आएगी। जैसा कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज एक्ट है, जिसके तहत IITs बनाए गए हैं इस देश में। 7 IITs होते थे, अभी 15 हो गए हैं, पहले 7 होते थे। तो पार्लियामेंट ने अगर कोई भी, संसद ने कोई भी कानून पारित किया है, उससे जो भी संस्था बनाई गई है वो सब आरटीआई के तहत आएगा। तीसरा कहते हैं बाय एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यानी विधानसभा। तो किसी भी राज्य की विधानसभा ने अगर कोई भी कानून बना के कोई भी बॉडी बनाई हो, इंस्टीट्यूशन बना हो, वो भी आपका सूचना के अधिकार के अंतर्गत आएगा। चौथा कहते हैं बाय नोटिफिकेशन इशूड और अंडर और ऑर्डर मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और इसमें ये कहते हैं एंड इंक्लूड्स एनी, अब इसमें क्या पॉइंट है, बॉडी ओन कंट्रोल सब्सटेंशियली फाइनेंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संस्था, सब्सटेंशियली फाइनेंस। तो आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन देश में चल रही हैं जो सरकार से किसी भी तरह का चंदा ले रही हैं कहीं पर भी कुछ भी काम करने के लिए, वो भी आरटीआई के अंदर आएगा। और एक और लिखा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कोई भी बॉडी हो देश में जो कि पैसा ले रही है सरकार से किसी भी रूप में, वो आपके आरटीआई के अंदर आएंगे। अब इसमें अगला आता है कि सूचना कौन से आपके धारा के अंडर आती है। तो इसमें 2 धाराएं होती हैं, एक होती है 4 और 6। तो सेक्शन 4 होता है और एक सेक्शन 6 होता है। तो क्या कहते हैं ये, सेक्शन 4 में आपका लिखा है सुओ मोटो डिस्क्लोजर। सुओ मोटो डिस्क्लोजर क्या होता है, लोक अधिकारियों की बाध्यताएं। जो आपके लोक सूचना अधिकारी हैं जो कि आपको सूचना देंगे, उनकी कुछ बाध्यताएं हैं। आपके धारा 4 ये कहती है कि 17 पॉइंट हैं सेक्शन 4B में, धारा 4B में 17 बिंदु हैं, वो बताते हैं कि ये सुओ मोटो डिस्क्लोजर क्या है, यानी लोक अधिकारियों की बाध्यताएं क्या हैं। उन 17 पॉइंट्स में लिखा है, जैसे कि आवंटित बजट, योजनाओं पर खर्च, सब्सिडी पर खर्च,
और जैसे जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, कर्मचारी होते हैं किसी भी आपकी सरकारी संस्था में, तो इन लोगों को, इन सरकारी संस्थाओं को उन 17 बिंदुओं के अंदर जितना भी कुछ इन्होंने लिखा है वो सब तो इन्हें खुद ही अपनी वेबसाइट पर डाल के बताना है। उसके लिए किसी को आरटीआई फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे बजट है, अब किसी भी संस्था को जितना बजट आ रहा है वो उन्हें सुओ मोटो डिस्क्लोजर करना चाहिए, खुद ही उन्हें वेबसाइट पर डाल कर बताना चाहिए कि हमें कितना बजट आ रहा है साल का, हम कहाँ और किस रूप में खर्च कर रहे हैं। तो ये आइडियल केस है, ये तो होना ही चाहिए। या फिर अगर आपको कभी नहीं मिलता है ये वेबसाइट पर, तो आप सेक्शन 6 के अंडर आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। या फिर कुछ बिंदु जो इनमें नहीं है सेक्शन 4B में, उसके अलावा आपको और कुछ अगर सूचना चाहिए तो आप सेक्शन 6 के अंडर आप उनसे सूचना मांग सकते हो। अब इसमें अगला आता है कि आरटीआई एप्लीकेशन किसे संबोधित करी जाती है, किसे करनी है। तो इसमें यह आता है कि हर सरकारी विभाग में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, यानी लोक सूचना अधिकारी इस काम के लिए। ये आरटीआई एक्ट में लिखा है। आरटीआई एक्ट में लिखा है कि हर पब्लिक डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक लोक सूचना अधिकारी इस काम के लिए होगा। तो जो जितने भी केंद्र के आपके विभाग हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई सेंटर में, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हो गई, इन सब में जो लोक सूचना अधिकारी होगा उसे कहते हैं CPIO, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या फिर हिंदी में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। और जितने भी राज्य के स्तर पर जितने विभाग हैं, राज्य में जो फाइनेंस मिनिस्टर है, राज्य में जो PWD है, उसे कहते हैं SPIO, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी। हर डिपार्टमेंट में कम से कम एक तो होना ही चाहिए। कहीं कहीं पर 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, लेकिन वो असिस्टेंट PIO हो जाते हैं। जैसे एक आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो गया, एक असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो गया। असिस्टेंट बेसिकली उन्हें असिस्ट करते हैं काम में, उन्हें कुछ मदद चाहिए हो, लेकिन मेन आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही होता है। अब ये जो जानकारी है कि किस विभाग में कौन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसका नाम क्या है, ये सब आप इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह से आप इंटरनेट पे इनकी वेबसाइट पर जाके, जैसे IIT दिल्ली है एक कॉलेज, आप IIT दिल्ली सर्च करिए गूगल पे और उसकी वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो वहाँ आरटीआई सेक्शन में आपको पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मिलेगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कहाँ पर PIO है। अच्छा, अगर आपको नहीं मिलता है या आपको पता नहीं चलता है तो उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आप अपनी आरटीआई एप्लीकेशन में अगर सिर्फ टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर लिख देंगे और नीचे डिपार्टमेंट का नाम और एड्रेस, बस वही काफ़ी है। लेकिन अगर पता चल जाए तो अच्छी बात है। अब इसमें एक आता है, एक धारा 6(3) है। ये धारा 6(3) बड़ी कमाल की है। इसमें क्या कहा गया है कि जहाँ कोई आवेदन किसी लोक अधिकारी को ऐसी सूचना के लिए किया जाता है जो किसी अन्य लोक अधिकारी को धारित है या जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक अधिकारी से कृत्यों से अधिक रूप से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके घर के पास कोई सड़क बन रही है, मान लो 5 सड़क बन रही हैं एक बार में। वो सड़क का काम PWD और म्यूनसिपैलिटी दोनों ने मिलके किया है। अब मान लीजिए आपने RTA लगाया PWD में और आपने उन्हें कहा कि मुझे ये 5 सड़क के बारे में आप जानकारी दें। इन 5 सड़क में कितना खर्चा आया, कौन से कॉन्ट्रैक्टर को दिया, कितने पैसे में काम हुआ, टेंडर किया, आप मेरे को पूरी जानकारी दें। तो मान लीजिए 5 में से 3 सड़क पे तो काम किया था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने, PWD, और 2 पे काम किया था म्यूनसिपैलिटी ने। लेकिन आपने तो 5 की एप्लीकेशन PWD को ही डाल दी। अब इसमें लिखा है कि जहाँ कोई आवेदन किसी दूसरे सरकारी विभाग में हो, किसी अन्य लोक अधिकारी को धारित है या फिर जिसका विषय वस्तु किसी अन्य लोक अधिकारी से कृत्यों से अधिक रूप से संबंधित है, तो 3 की जानकारी तो PWD दे सकता है लेकिन 2 की वो नहीं दे सकता। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ वह लोक अधिकारी जिससे आवेदन किया गया हो यानी PWD, वह अन्य लोक अधिकारी को आंतरित करेगा और आवेदक को तुरंत सूचना देगा। यानी जो 3 की जानकारी थी वो तो वो दे देगा, लेकिन जो 2 की थी, क्योंकि वो उसके ऑफिस की है ही नहीं, वो तो म्यूनसिपैलिटी में आपको लगानी चाहिए थी, तो धारा 6(3) के तहत उस PWD के लोक अधिकारी को MCD के लोक अधिकारी को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी आपकी एप्लीकेशन उन 2 सवालों के साथ। और यह काम 5 दिन के पश्चात नहीं किया जाएगा। ये काम 5 दिन के अंदर ही होना चाहिए।
5 दिन से ऊपर इस काम को लगना ही नहीं चाहिए। ये कहता है आपका सेक्शन 6(3), यानी गलती से अगर कहीं और चली जाए एप्लीकेशन तो 5 दिन के अंदर अंदर ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ढूंढ के बताए, वो इसको करे कि सही जगह क्या है इस एप्लीकेशन के जाने की। अब इसमें आता है शुल्क, फ़ीस कितनी लगनी है। तो पहले देख लेते हैं कि फ़ीस पे कैसे करनी है आपको। आप इसमें डिमांड ड्राफ्ट से भी कर सकते हैं, जो कि डीडी कहते हैं, जो बैंक से बनता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जितने भी बैंक है पूरे देश में कहीं से बन सकता है। दूसरा एक इसमें आता है पोस्टल ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर क्या होता है? पोस्टल ऑर्डर आप पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। ये 20 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगाया है। इसमें 2 रुपये कमीशन उसको देना पड़ता है, ऑफिशियली 2 रुपये कमीशन देना पड़ता है, तो 22 रुपये का पड़ता है। ऐसे 10 रुपये में आपको 1 रुपये देना पड़ेगा, 11 रुपये का पड़ेगा। ये पोस्टल ऑर्डर होता है, इसमें आप यहाँ पर लिखें लोक सूचना अधिकारी का नाम पता, यहाँ अपना नाम और पता लिख दें। और अगर आपको नहीं भी पता है लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता, तो इसको खाली छोड़ दें, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है इसको लिखना। और फिर इसका लेफ़्ट वाला पार्ट ये यहाँ से इसे आप फाड़ लें अपने रेफरेंस के लिए। तो सबसे कन्वीनियंट मेरे को लगता है पोस्टल ऑर्डर ही है। और तरीके भी हैं फ़ीस देने के, आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। कैश में आप कैसे करेंगे? आप अगर उस डिपार्टमेंट में जाएँ और वहाँ के फाइनेंस सेक्शन में आप जाके कैश दें और रसीद कटवाएं, तो रसीद आप अपनी आरटीआई एप्लीकेशन के साथ स्टेपल करके दे सकते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे जो आसान और कन्वीनियंट है आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए, वो ये पोस्टल ऑर्डर ही है, जो पोस्ट ऑफिस से आराम से मिल जाता है। अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई सूचना तो मिल गई सूचना के अधिकार में, लेकिन अब ये कैसे पता लगेगा कि ये सूचना सही है कि नहीं। तो इसमें बड़ी एक कमाल की चीज़ लिखी है धारा 2H में। इसमें ये लिखा है कि सूचना के अधिकार की परिभाषा क्या है। यहाँ लिखा है सूचना के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल है। पहला, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड। दूसरा, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स। तीसरा, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। और चौथा, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, या फिर कोई सा भी आपका कंप्यूटर से किसी भी तरीके से। तो इसमें ख़ास बात क्या है, जैसे मान लो आपने कोई सूचना मांगी कि भी मेरे को टेंडर की आप फोटोकॉपी दो, जो कि मेरा सड़क का निर्माण हुआ मेरे घर के आगे। अब आप उसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ टेंडर की फ़ोटोकॉपी नहीं, आप उसके लोक सूचना अधिकारी के ऑफिस में जाकर आप उसमें इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं उस फाइल की। बस आपको अपनी आरटीआई एप्लीकेशन में एक इंस्पेक्शन क्लॉज डालना होगा और उसे ये कहना होगा कि मुझे इंस्पेक्शन करना है आपके ऑफिस में आके, मेरे को आप एक डेट और एक टाइम दीजिए। वहाँ जाकर आप उनके डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अब तीसरा, जैसे इसमें है सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। आपके अगर घर के आगे कोई सड़क बनी है तो आप जब वो सड़क बन रही होगी या बन जाएगी, जब भी है, आप उस सड़क के आप सैंपल ले सकते हो, उस सैंपल की लेबॉरेटरी में आप टेस्ट करवा सकते हो। इसमें सब कुछ इंक्लूड है राइट टू इन्फॉर्मेशन में। अच्छा, अब कुछ विशेष बातें हैं, जनरल गाइडलाइंस। यू कैन ड्राफ्ट योर एप्लीकेशन इन इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, या जो भी आपके स्टेट लैंग्वेज है उसमें कर सकते हैं। यू कैन ड्राफ्ट नो सिंपल ब्लैंक पेज, कोई फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक सादा कागज़ लें, उस पर आप पेन से लिखें लोक सूचना अधिकारी, डिपार्टमेंट का नाम, और बस अपने आप सवाल पूछें। कुछ डिपार्टमेंट ने अपने फॉर्मेट वेबसाइट पे डाल रखे हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। डाल रखे हैं उन्होंने अपनी सुविधा के लिए कि आप उस तरह से अगर पूछेंगे तो उन्हें सुविधा होगी, लेकिन कंपलसरी नहीं है। आप इसमें ड्यूरेशन ज़रूर डालें। जैसे मान लो आपको गन लाइसेंस अथॉरिटी से आपको ये पता करना है कि भी आपका सवाल है कि जितने भी गन लाइसेंस इशू हुए आप मेरे को उनकी जानकारी दें, तो उसमें आप ड्यूरेशन भी डालें, भाई कितने से कितने साल तक का आपको रिकॉर्ड चाहिए। एक आरटीआई में जितने मर्जी क्वेश्चन आप पूछें, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। कोशिश करें कि आपके जो सवाल हों वो टू द पॉइंट ही हों। एक इसमें आता है आस्क फॉर यूनिक फाइल नंबर इन योर आरटीआई। ये क्या है कि
हर सरकारी विभाग में फाइलिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की। आप अपने आरटीआई में एक नीचे ये भी लिख दें कि आपने मेरे को ये फला फला डॉक्यूमेंट्स किस फाइल से दिए हैं, उसका फाइल नंबर बताओ। हर फाइल की यूनिक एक फाइल नंबर होगी। और फिर आप एक इंस्पेक्शन क्लॉज डाल दें कि मेरे को वो देखना भी है, आप एक डेट और टाइम बताओ। अच्छा, इन्फॉर्मेशन आज मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन्फॉर्मेशन आज मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या कहता है कि जैसे मान लो आपके घर के आगे कोई सड़क बन रही है। अब आप उसमें ये तो पूछ सकते हैं कि सड़क के आप मेरे को कागज़ दो और कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स दो, टेंडर की डिटेल दो, लेकिन आप ये नहीं पूछ सकते कि सड़क आपने मेरे घर के आगे ही क्यों बनाई, पड़ोसी के घर के आगे से क्यों नहीं गई, या फिर कोई बिजली का तार है वो मेरे घर के ऊपर से ही क्यों गया, पड़ोसी के घर के ऊपर से क्यों नहीं गया। तो क्योंकि ये चीज़ें रिकॉर्ड में नहीं है। जो चीज़ें रिकॉर्ड में हैं वो आप पूछ सकते हो, जो नहीं है वो आप नहीं पूछ सकते हो। हमेशा याद रखिए कि आरटीआई फाइल करने से पहले एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर ले लें अपनी एप्लीकेशन की, और अपना पोस्टल ऑर्डर या डीडी जैसे भी आप फ़ीस दे रहे हैं, फ़ोटोकॉपी ले लें, या फिर उसकी फ़ोटो खींच के सेव कर लें, या फिर उसे स्कैन करके आप अपने कंप्यूटर में सेव कर लें हार्ड डिस्क में। वो इसलिए क्योंकि आगे अगर आपको कभी अपील में जाना हो तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने आरटीआई फाइल किया। आरटीआई हमेशा स्पीड पोस्ट से ही भेजें या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजें। एक स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट में आपको एक प्रूफ रहता है कि आपने आरटीआई भेजी थी, और इनकी वेबसाइट पर आप ये भी देख सकते हैं कि किस दिन वो आरटीआई पहुंचा था लोक सूचना अधिकारी के ऑफिस में। इफ़ पॉसिबल एक एक्नॉलेजमेंट भी लगा दें आरटीआई के साथ। अब आता है एक सैम्पल फॉर्मेट। ये सैम्पल फॉर्मेट है, वैसे आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे सैम्पल फॉर्मेट के। एक एनजीओ है कबीर एनजीओ, उन्होंने कुछ 30 के करीब कुछ उन्होंने सैम्पल फॉर्मेट डाले हैं, वो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और दूसरा लिंक हमारी वेबसाइट पे है जो कि जिसका नाम है getupforchange.org, दूसरा लिंक उसका है। तो ये सैम्पल फॉर्मेट वहीं से आता है। टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट, एड्रेस, अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। आरटीआई एक्ट में सिर्फ नाम और एड्रेस, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। फिर एप्लीकेशन फ़ी 10 रुपये, आईपीओ नंबर जो आपका पोस्टल ऑर्डर नंबर होगा, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, उसकी डेट, फिर जो आपके सवाल हों, फिर आप डेट, प्लेस और साइन कर दीजिए, बस। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट 10 रुपये फ़ीस होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस या डिपार्टमेंट जहाँ भी आपको सूचना चाहिए हो। पहले ये 10 रुपये स्टेट गवर्नमेंट में भी थी, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अपने आरटीआई में अमेंडमेंट किया है, बदलाव किया है थोड़ा सा। जैसे गुजरात में 20 रुपये हो गई है, ऐसे आप देख सकते हैं हर जगह कहाँ पर कितनी है। लेकिन जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईआईटीज़ हो गए, सीएजी हो गया, आपकी सेंटर की फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हो गई, इन सब में अभी भी 10 रुपये ही फ़ीस है। ये सब आप इंटरनेट पर आराम से देख सकते हो, वेबसाइट पे सब लिखा हुआ है। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ये आरटीआई में लिखा है। और अधिकतर से अधिकतर 30 दिन के अंदर आपको सूचना मिलनी चाहिए, ये भी आरटीआई में लिखा है। सेक्शन 7(3) धारा 7(3) कहती है कि फर्दर फीस ऑफ ₹2 पर पेज एंड ₹50 पर CD शैल बी चार्ज। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने टेंडर की फ़ोटोकॉपी के लिए आपने आरटीआई डाली, आपको लोक सूचना अधिकारी का एक चिट्ठी आया, उसमें उसने चिट्ठी में कहा कि 30 पेज हैं, मान लीजिए 30 पेज हैं टेंडर के तो 2 रुपये एक पेज के हिसाब से 60 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो वो आपको चिट्ठी में लिखेगा कि भैया आप पहले 60 रुपये भिजवा दो, फिर मैं आपको वो कागज़ दे दूँगा। इसी तरह से अगर मान लो आपने कोई ऑडियो सीडी या वीडियो सीडी अगर आपने मांगी जो कि रिकॉर्ड में है, तो उसके 50 रुपये एक सीडी के लगेंगे। अब आता है अपील का। अपील में ये है कि जैसे मान लीजिए आपको 30 दिन में जवाब नहीं आता, या फिर जो आपको जवाब आया उससे आप संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, आपने पूछा कुछ और था, जवाब कुछ और आया, तो ऐसे केस में आरटीआई में क्या है, आरटीआई एक्ट ये कहता है कि लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के अलावा एक और ऑफिसर हर सरकारी विभाग में रखा जाएगा, बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, जहाँ पर फर्स्ट अपील करी जा सकती है। इसी तरह से एक सेकंड अपील भी होता है, उस पर बाद में आएंगे।
तो फर्स्ट अपील में ये होता है, हर विभाग में एक सीनियर अधिकारी होगा पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का, जहाँ पर आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। और ये फर्स्ट अपील आप 30 दिन के अंदर ही करें, ऐसा आरटीआई में लिखा है। जैसे मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को आरटीआई लगाया, आपने 30 अप्रैल तक इंतज़ार किया और आपको कोई जवाब नहीं आया, तो आप 30 अप्रैल से लेके 30 मई के अंदर आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को आप चिट्ठी लिखें कि भाई मैंने फ़ला फ़ला जानकारी मांगी थी, फ़ला फ़ला दिन मैंने मांगी थी, इस दिन वहाँ तक, इस दिन आपके विभाग में पहुँची और लोक सूचना अधिकारी ने मेरे को 30 दिन में कोई जवाब नहीं दिया। या फिर हो सकता है कि आपको 30 दिन में जवाब आ जाए। जैसे मान लीजिए आपने पहले 1 अप्रैल को आपने लगाया आरटीआई, 20 अप्रैल को आपको जवाब आया जो कि आपको चाहिए ही नहीं था, जवाब कुछ और आया, सवाल कुछ और आपने पूछा था, तो आप 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में फर्स्ट अपील कर सकते हैं। और आरटीआई में लिखा है कि रिप्लाई ऑफ फर्स्ट अपील मस्ट कम विद इन 30 डेज। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 30 अप्रैल को अगर आपने फर्स्ट अपील करी तो आपको 30 मई तक जवाब आ जाना चाहिए फर्स्ट अपील से। अच्छा, मान लीजिए फर्स्ट अपील में भी अगर जवाब नहीं आता है तो सेक्शन 19(3) कहता है आरटीआई एक्ट का कि अगर आप फर्स्ट अपील के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं या फिर आपको कोई जवाब ही नहीं आता है तो आप एक सेकंड कंप्लेंट यानी सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। ये सेकंड अपील कहाँ आपको फाइल करनी पड़ेगी, ये आप कर सकते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी CIC कहते हैं शॉर्ट में, और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन SIC और CIC। तो राज्य के स्तर पे आपका SIC होता है और केंद्र के स्तर पे आपका CIC होता है। इसमें ये कहते हैं कि सेकंड अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिसीजन मेड बाय फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। मान लीजिए 1 अप्रैल को आपने एक आरटीआई लगाया, 30 अप्रैल को आपको जवाब आया जो कि आपसे संतुष्ट नहीं है, और 30 अप्रैल को आपने फर्स्ट अपील करी, 30 मई तक आपने इंतज़ार किया, मान लीजिए आपको 28 मई तक कोई जवाब आता है जिससे आप संतुष्ट नहीं है फर्स्ट अपील के जवाब से, तो 28 मई को आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का जवाब आया जिससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप 28 मई से लेके आप 90 दिन, 28 मई से माने जून जुलाई अगस्त, 28 अगस्त तक आप उन 90 दिन में आप अपील कर सकते हैं सेकंड अपीलिएट अथॉरिटी को, यानी आप इंफॉर्मेशन कमीशन में जाके अपील कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कमीशन को पावर दी है आरटीआई ने, वो यहाँ पर हम देखते हैं पेनल्टीज़ में, जो कि सेक्शन 21 यानी धारा 21 में लिखा है 20(1) द SIC यानी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ऑब्लिक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन shall impose a penalty of ₹250 per day till application is received or information is furnished. So, however, the total amount of such penalty shall not exceed ₹25,000. ये सेक्शन मेरे को लगता है सबसे खतरनाक है, हमारे जितने भी लोक सूचना अधिकारी इस देश में हैं। इस सेक्शन ये अगर ना होता आरटीआई में तो फिर कुछ कर ही नहीं पाता आरटीआई आज, इसी सेक्शन की वजह से सबको डर है। ये क्या कहता है बेसिकली कि अगर मान लो आपने 1 अप्रैल को आरटीआई लगाया था, जवाब आपको 10 मई को आया, आपको आना चाहिए था 30 अप्रैल को जवाब, लेकिन 10 दिन आपका लेट आया, तो ये कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है जहाँ पर आप सेकंड अपील में जाएंगे वो 250 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाएगा। तो 10 दिन आपको लेट आई थी, उन 10 दिनों के लिए 250 रुपये पर डे यानी 2,500 रुपये का जुर्माना इन्फॉर्मेशन कमीशन उस लोक सूचना अधिकारी के ऊपर लगाएगा। ये है सेक्शन 21 में, और यही मेरे को लगता है इसकी वजह से ही डर है सबको। जय हिंद।